Starting from Muhammad Itani, I welcome him. He came from Riyadh, Saudi Arabia. Now we are observing real estate development and tokenization REIT in the Middle East as well, in UAE, Saudi Arabia. So my first question is, sir, about tokenization and REIT. Why people are moving toward tokenization? Assalamu alaikum again. Walaikum assalam. In fact, that there are a lot of reasons why tokenization today is a hot topic, and one of the main reasons is that it's for the developer, it's a new way to raise money for his projects, and for the end user or the investor, it is a lower ticket price. So instead of buying an apartment, you'll buy a fraction of this apartment. Right. And so it's a way of diversifying risks. And these are the reasons today that the two main reasons why tokenization is still a hot, it's still new. So today the world amount or the money invested in tokenization is around 500 billion in real estate, US dollar, Right. and this market will increase to 4 trillion by 2032 US dollars in real estate only. Right. So when it comes to tokenization, I think it's some sort of a partnership among a group of people. You'll be able to buy apartments anywhere in the world. So not only in one location, not only one apartment, diversify, manage your property and sell whenever you want. So it's liquid at the same time. It's less liquid, it's faster liquid than selling a whole apartment. Right, right. एजाज भाई, सेम क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि इस वक्त जिस तरह से हम यूएई दुबई में देख रहे हैं, 2 वीक पहले अमीरा संगवानी आई, वो विज़िट करके गई, उसके बाद कुछ और लोग आए. पाकिस्तान की मार्केट पे बड़ी नज़र है लोगों की कि ये इस मार्केट में अच्छा बिजनेस है. तो लोग टोकनाइजेशन को क्यों मूव कर रहे हैं? ऑलरेडी रीट बड़ा अच्छा ऑपरेशनल हो चुके हैं, सक्सेसफुल प्रोजेक्ट आए, तो वाई टोकनाइजेशन? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आई होप आप सबकी तवज्जो चाहते हैं. अगर आप हमें सुने, रियल एस्टेट का जो बिज़नेस का सबसे बड़ा चैलेंज है वो है फाइनेंशियल. रिसोर्सेज नहीं हैं टू डेवलप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रियल एस्टेट. तो वो कैसे अरेंज किया जाए? तो वो उसका एक ही हल है कि हम उसको पूल कर लें और रिटेल इन्वेस्टर्स को हम लोग लेकर आ सकें. वो एक ज़माने में हुकूमत का एक ऐड आता था कि अगर हर पाकिस्तानी रोज़ाना 1 रुपया बचाए तो रोज़ के वो 11 करोड़ रुपए बचाएंगे. उस वक़्त हमारी आबादी 11 करोड़ थी. तो आज अगर आप 1 रुपया रोज़ बचाएं तो हम 25 करोड़ बचा सकते हैं. सो वो जो पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज है वो बहुत ही हाई पोटेंसी इंस्ट्रूमेंट और व्हीकल है. और इसको हमने देखा है कि जहाँ जहाँ रिटेल रिसोर्सेज एंगेज हुए हैं वो बिज़नेस ग्रो किया है. और नॉट ओनली ऑफ रियल एसेट्स, क्रिकेट फॉर एग्जांपल एक सक्सेसफुल बिजनेस बन गया है. क्यों? बिकॉज पब्लिक कैन पार्टिसिपेट इन द गेम और दे बाय वेरी लो वैल्यू टिकट्स. 1000 रुपये का, 5000 रुपये का टिकट लेते हैं और उसने क्रिकेट के गेम को वायबल कर दिया. म्यूज़िक इंडस्ट्री वायबल हो गई है. और उसके अगेंस्ट आप देखें फैशन इंडस्ट्री जो है वो रिटेल में नहीं आ सकी है, तो वो स्ट्रगल कर रही है. सो हमको बिजनेस को रिटेल में लाना है. तो कि रिटेल इन्वेस्टर जिसके पास कुछ इन्वेस्टमेंट हो वो अच्छा कमा सके. अगर आप बैंकिंग को रेट रिटर्न्स देखते हैं, सो बैंक्स पे हायर रिटर्न्स फॉर लार्जर प्लेसमेंट्स. अगर आप छोटी प्लेसमेंट करते हैं तो आपको रिटर्न कम देते हैं. अब अगर ये छोटा इन्वेस्टर रियल एस्टेट का रिटर्न कमा ले तो वो बिल्कुल गेम चेंजिंग सिनेरियो है. यानी अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन, जिसे हम ऑफ प्लान प्रोजेक्ट्स बोलते हैं, उसमें आप इन्वेस्ट करें, तो हमने एक डेटा देखा है, तो यू कैन अर्न अ रिटर्न ऑफ 25 to 30% पर एनम, विच इज़ वेरी हेल्दी. ये छोटा इन्वेस्टर जब बैंक में जाता है तो वो अर्न करता है 3 से 4%.
सो उसको सेविंग का इन्वेस्टमेंट नहीं, इंसेंटिव नहीं है. सही. सो इसीलिए हमें लग रहा है कि ये जो रीट्स है ये पब्लिक पार्टिसिपेशन को फैसिलिटेट करता है, ओके. बट ये फैसिलिटेट करता है थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, राइट. कैपिटल मार्केट्स. जी. जो टोकनाइजेशन है वो टेक्नोलॉजी के थ्रू पार्टिसिपेशन को अलाउ कर रहा है, ठीक. विच इज़ अ वेरी हाई पोटेंसी गेम, वेरी हाई पोटेंसी गेम. सो इंशाल्लाह हमें लग रहा है कि ये रियलाइज होगा और ये जल्दी रियलाइज होगा ओके. इंशाल्लाह. एहसन भाई, आपसे मेरा क्वेश्चन है, एक पॉइंट टोकनाइजेशन के हवाले से ये भी कहा जाता है, जब टोकनाइजेशन पे बात होती है, कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसका मेजर पोर्शन 60 to 70% यूथ है, और यूथ इंक्लाइन है टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म पे कि उस पर जाके इन्वेस्टमेंट करे. और पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्योंकि टोकनाइजेशन को लेके आ रही है इस वजह से कि वो यूथ पहले पाकिस्तान से बाहर इन्वेस्टमेंट कर रही थी, कि ऐसे प्लेटफॉर्म लाए जाएं जो पाकिस्तान के अंदर ये यूथ इन्वेस्टमेंट करे. तो आपका क्या ख्याल है कि ये जो ऑब्जेक्टिव देखा जा रहा है ये किस हद तक सक्सेसफुल हो सकता है यूथ को एंगेज करने वाला? तो सब जवाब तो इसका हाँ ही है कि ज़ाहिरी बात है, बिल्कुल यूथ को एंगेज करना भी चाहिए और होना भी चाहिए, ठीक. लेकिन उसके जो प्री रिक्विजिट्स हैं वो ज़रूर पूरे होने चाहिए. ठीक. पाकिस्तान में जो बिज़नेस के डायनामिक्स जो है ना, वहाँ पे बहुत बड़ा एक जो डेफिसिट है वो ट्रस्ट डेफिसिट है. ओके. बहुत सारे लोगों के जो हैं वो चैलेंजेस यही हैं कि जी आप किस प्रोजेक्ट में जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं. सही. तो जो इन्वेस्टेबल प्रोडक्ट है ना वो बहुत छोटी है, ओके. वर्सेस जब आप इंटरनेशनल चले जाते हैं जिसकी आपने बात करी, तो वहाँ पे फिर लोगों की एक मार्केट, उनके पास जो एक्सेस है, जो मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है या किसी और को भी इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके पास एक गेम खुल जाता है. तो आई थिंक पाकिस्तान को जो इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो देखनी चाहिए ना, अब इट्स नॉट अबाउट यूथ, इट्स नॉट अबाउट पाकिस्तानीज, इट्स अबाउट इन्वेस्टर्स. ओके. पीरियड. दुनिया का इन्वेस्टर दुबई जा रहा है, क्यों जा रहा है? ओके. ओनली वन रीज़न, रिलायबिलिटी है. राइट. Initially, Dubai used to face that challenge, right? Okay. When Dubai started selling properties to freehold properties to non-GCC people, other people were a bit reluctant. I am involved with investments in Middle East since when they started back in 2004, Right. when they started freehold properties. And I know people who would tell me, ऐसा इनका तो पता नहीं है, ये इनके लॉस बदल गए तो हमारी इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी. But it took them good 2 decades to establish Okay. that we are here for good. So that trust was built over time. Okay. If Pakistan can also do that by ensuring that anyone who's launching a project in Pakistan is not going to run away with the money, and especially with the public's money, be their end users who are buying with them by abandoning their project, or people who are investing in through REITs or tokenization. Okay. If we can build that credibility, which is of course going to take time, we have a few players who have the head start of establishing that reputation. Okay. But that market needs to expand into brand Pakistan and not just A, B or C players who are reputable, and then the entire market is, I am sorry to use that, but shouldn't be looked up as crooks, for example. Okay. We need to establish ourselves as a country, Okay. as an industry. Industry has to regulate itself, not just the regulator, but the industry has to regulate itself as well. Right. Where the association is being represented by genuine people who are here who have their skin in the game, and where people know that they're not going to run away. Okay. Once we establish that, investments by youth, investments by Pakistanis, forget about them. People world over are going to come and invest. Overseas Pakistanis, you just show them one glimpse through the Rast and all those pathways, and you see what kind of money people bring into Pakistan. So I think we collectively there is a responsibility on the developer side, Okay. the regulator side. Okay. Investors are going to follow. We will have to show our A game. Right. Developers are over here in this hall.
I think they can all transfer it into good reputation developers. Okay. But the government and the association needs to come on board and say that we are not going to mislead people. So that the investors know that when I'm dealing with these brands over here, my investment is as good as their investment. Right. So I think that's how the game can be taken forward. Right. सर मुसाब साहब वेलकम सर आपको आप जेएस रीट को रिप्रेजेंट करते हैं जी रीट को देखते हैं पाकिस्तान में रीट पे अच्छा काम हो रहा है जब कुछ अर्सा पहले डेवलपर्स से बात की जाती थी रीट के हवाले से तो वो सोचते थे पूछते थे रीट क्या होता है लेकिन अभी वो रिसेप्टिव हुए हैं अभी सुनने को तैयार हैं पूछने को तैयार हैं रीट क्या है और फिर अब टोकनाइजेशन आ गई तो रीट और टोकनाइजेशन को दोनों को किस तरह से देखते हैं अस्सलाम वालेकुम जी देखें फ्रैक्शनलाइजेशन जो है रियल स्टेट का मोस्ट लाइकली दिस रिमेन्स द फ्यूचर एंड दिस सीम्स लाइक अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक फ्यूचर एज वेल जहाँ तक डेवलपर्स और इन्वेस्टर्स की बात है कि व्हाई हैव द कॉन्वर्सेशन स्टार्टेड नाउ रिगार्डिंग रीट्स it's because देखें REIT is a first vehicle that allows the fractionalization of real estate. एक ऐसा रियल स्टेट जैसे कि एक आम इन्वेस्टर के लिए लेट्स से कि 10 से 15 करोड़ की प्रॉपर्टी आज पहुंच से दूर है फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव उसको वो रीट जो है वो अलाउ करता है कि वो उसके अंदर पार्टिसिपेट करे और रियल स्टेट इंडस्ट्री का जो एक कैपिटल गेन और जो रेंट हो गया या डिविडेंड जिसको हम कहते हैं रीट की ज़बान में वो उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है एक इन्वेस्टर को अचीव करने की। अब रीट का सफ़र देखें इनिशियली अगर आप देखें जो 1991 में या 92 में जब कराची स्टॉक एक्सचेंज जो PSX कराची स्टॉक एक्सचेंज कहलाता था उसमें लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन जो थी वो बहुत कम थी। आज अगर आप देखें तो मार्केट्स आर गोइंग एट 188,000 शोइंग यू द लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन विच डेफिनेटली कम्स विद टाइम एंड ऑब्वियसली जो नॉलेज क्रिएशन है इन्वेस्टमेंट की वो भी एक वक्त लेती है। रीट के हवाले से अगर मैं कहूँ तो रीट के अंदर जो है वो इंटरेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह अब लोगों का काफ़ी बिल्ड हो गया है और इसके अंदर भी जिस तरह नॉलेज के अंदर काम करना है हम सब ने मिलके और इसकी मार्केटेबिलिटी बढ़ानी है इसकी इंफॉर्मेशन बढ़ानी है सो द मोर पीपल नो अबाउट रीट द मोर पीपल वुड लाइक टू इन्वेस्ट एंड ऑब्वियसली इट विल कम विद टाइम। नाउ रीट से टोकनाइजेशन का जो सफ़र है कि अब टोकनाइजेशन की तरफ अगर हम जाना चाहते हैं if we see Middle East, majority, even in Dubai, if you see that they're quite optimistic on taking this to approximately 16 billion of their overall transaction on tokenized platforms. I mean, that represents approximately 7% of the total transaction happening in Dubai. So, I think Pakistan के अंदर भी अगर ऐसी कोई चीज़ लाई जाए तो बहुत positive है. However, right now the gaps do remain when it comes to tokenization and the risk involved to the early adopters as well. ऑब्वियसली जब टोकनाइजेशन की हम बात करते हैं तो हमें बहुत सारे रेगुलेटरी जैसे कि इन्होंने बात की कि एहसन साहब ने कि रेगुलेटरी साइड पर भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं कि हाउ आर दे गोइंग टू रेगुलेट दिस एंड व्हाट आर द टैक्सेशन दैट इज गोइंग टू बी इन्वॉल्व्ड इन दिस। फॉर इंस्टेंस इफ आई ओन अ टोकन राइट ऑफ अ रियल एस्टेट टोकन सो is this going to be taxed as a virtual asset? Is it going to be taxed as a real estate? Or is it going to be taxed as let's say a REIT unit? तो वो एक गैप रहता है बट ऑब्वियसली विद टाइम रेगुलेशन जिस तरह मेच्योर इंडस्ट्री मेच्योर होती है रेगुलेशन भी आपकी मेच्योर होना शुरू हो जाती हैं। सो आई थिंक विद टाइम दिस विल बी व्हाट फ्यूचर इज एंड आई फील दैट टोकनाइजेशन इज द वे फॉरवर्ड फॉर रियल एस्टेट। रीट और टोकनाइजेशन सर ये दोनों कंपटीटर होंगे या एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे? ये बेसिकली एक सिनर्जी क्रिएट करेंगे सो these both are going to create synergies between the industries. Okay. Yes, so REIT although it fractionalized it has a much more regulated structure. Initial level पे जो इसकी private placement होती है इसमें जो है retail investor participation is not there. Obviously that is going to come through tokenization and we feel that with these two industry will create synergy rather than becoming a competitor themselves. Excellent. Mr. Muhammad Itani, I will ask you about Saudi market. Already there are around, I think, 20 REITs operational there in Saudi market. What about tokenization in that market? Tokenization is still under process. There is already one deal that has been made by a real estate developer. They announced the tokenization of some assets.
But at the same time, it's a market that is in involvement. So there are waiting for the regulations to be fully in place. Right. And the CMA, which is the regulatory body, is looking into several ways of the possibilities of tokenizations. But it's a market that a lot of the developers are looking at, as well as the investors, especially that now the market is opening up for international investors. Right. This means that if tokenization of projects come in place, we're going to see an inflow of foreign direct investments that is coming into the country. So it's an evolving market at the moment. So hopefully we'll see it very soon. Right. What do you expect in 2026? Any project will be operational on tokenization in Saudi Arabia? We hope that I think tokenization is happening. Fraction ownership. Okay. There are some incubators that are being tested at the moment. Right. The Real Estate General Authority is working with some. Looking at the loops, because it's a test in place. It's always a product that is under development. Right. To be able to regulate it properly. So we hope that within the first or second quarter we will start seeing them. Inshallah. Sir Ijaz bhai, I will ask about REIT. You are on forefront of REIT in implementation on approval side, and you know about how the regulations are strong here through SCCP. What about tokenization? Tokenization का expect क्या करते हैं कि इसी तरह के regulation रहेंगे, इससे strong रहेंगे, किस तरह से आएंगे और कब तक effective हो जाएंगे? थैंक यू सर। मेरा अपना ख्याल है कि जिस तरह रीट्स जो है वो एक प्रोसेस से गुजरा है जी। जिसमें पहले रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आया, लाइसेंसेस इशू हुए, जी और फिर अच्छे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो रीट में आए। जी उसी प्रोसेस को फॉलो होगा टोकनाइजेशन में भी। जी बस टोकनाइजेशन जो है वो सेंट्रलाइज नहीं है, ठीक। एक्सचेंज कंट्रोल नहीं है, ठीक। तो उसकी जो सेटलमेंट प्रोसेसेस हैं ठीक वो जाहिर है कि उसके प्रोटोकॉल में है। सही सो उसको अवेयरनेस क्रिएट करना वो एक चैलेंज होगा। बट प्रोसेस यही होगा कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आ जाए, ठीक। लाइसेंस्ड एंटिटीज आ जाएं टू अंडरटेक इट, ठीक। और एक दो सक्सेस केसेस जो हैं वो सामने आ जाए, सही। तो इंशाल्लाह ये एहसन भाई, टोकनाइजेशन और रीट के हवाले से हमारी डिस्कशन जिस तरह से कंटिन्यू है, अभी अवेयरनेस के हवाले से काफ़ी डिस्कशन चल रही हैं सोशल मीडिया पे भी, क्रिप्टो में जो लोग काम करते हैं वो भी देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे फॉलन लोग देख रहे हैं, टोकनाइजेशन पे काम हो रहा है। अब कुछ ऐसी ये जो वाइब्स हैं टोकनाइजेशन के हवाले से, कुछ तो ऐसे लोग हैं जो जेन्युइन प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो ट्रेडिशनल मार्केट में काम करते थे और उस ट्रेडिशनल मार्केट में वो मॉडल फेल हुए और वो भी सोच रहे हैं टोकनाइजेशन पे आने के। तो आप इन दोनों लोगों को किस तरह से देखते हैं कि टोकनाइजेशन पे किस तरह के प्रोजेक्ट आके उनकी एक्सेप्टेबिलिटी होगी और उनको इन्वेस्टमेंट मिलेगी, और कौन से प्रोजेक्ट के लिए रिस्क होगा? I think that's a very interesting question. आपके मैं बात करते हुए ही सोच रहा था कि one of the industries that could actually benefit from tokenization is ये जो new wave of hotels आए हैं ना, जी they could probably be one of the beneficiaries of tokenization. ठीक कि वो एक ब्रांड आ रहा है और वो 20-30 प्रॉपर्टीज पाकिस्तान में जो है वो प्लान कर रहा है टू acquire or start new properties across Pakistan. Sahi. They are the ones who can go on to tokenization because they are associated with the business for long. ओके So whereas in the conventional way, there are developers who would sell the project and go, and so at times there could be a probability where they can abandon the project. Not in terms of these hotel operators. Okay. Maybe they are the ones. I mean, we see a lot of brands upcoming, Rumi, local, destination, all of these brands that are coming up and establishing themselves. I think they can go on the tokenization where they already have a brand value established by
opening up 4 or 5 outlets, Okay. and they want to go to, let's suppose, 20 outlets, maybe 200 outlets, not just Pakistan, but even international. So I think they need to look into, I think from my perspective, I think this is one of the industry who can really benefit from the tokenization of property, which is the hotel industry, basically, hospitality industry. Maybe even hospitals. I mean, REITs were the most successful with malls. Australia was one of the biggest players who were doing REIT successfully, and within Australia there were mall operators. I think in this area, hospitality could again be one of the, and over here in Pakistan as well. I think Dolmen has proven that. So I think that hospitality industry is the one who can actually really benefit from REIT and now tokenization. टोकनाइजेशन, Yeah. मुसाब सर, मेरा क्वेश्चन रीट के हवाले से आपके साथ है. अभी जैसे हम रीट के प्रोजेक्ट देख रहे हैं, PSX पे आ रहे हैं. अब रिसेंटली आरिफ हबीब का प्रोजेक्ट माशाल्लाह आया और बहुत अच्छा रिस्पांस उसको मिला. आने वाले इन टाइम में 2026 में 27 में आपको किस तरह के प्रोजेक्ट रीट पे आते नज़र आ रहे हैं? आप JS रीट के साथ काम कर रहे हैं, तो मार्केट में इंटरेक्शन होगी बिल्डर डेवलपर्स के साथ, तो 26-27 में किस तरह के प्रोजेक्ट आ रहे हैं? जी बिल्कुल, मुझे इस पे बहुत पॉजिटिव हूँ मैं कि वी सी वैरायटी ऑफ रीट्स कमिंग इनटू द कंट्री एंड स्पेशली ऑन PSX. ये क्या करता है कि ये फिर इन्वेस्टर को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने में. जी. अब चाहे वो रेजिडेंशियल हो, आरिफ हबीब की जैसे रेजिडेंशियल की अभी सिग्नेचर रीट आई, आपने देखा उसका रिस्पांस माशाल्लाह इट्स बीन फिनोमिनल. इंडस्ट्री के लिए भी इट्स फिनोमिनल एक्सपीरियंस के इतने लोगों का इंटरेस्ट जो है वो रीट के अंदर बिल्ड होने लगा, तो आपका यूज केस भी आता है. इवेंचुअली वी गेट सम स्पेशलाइज्ड रीट्स कमिंग इनटू ऑन टू द PSX एज वेल. अब ये अलाउ इन्वेस्टर किस तरह करेगा कि इन्वेस्टर को अगर रेजिडेंशियल में या कहीं किसी और एसेट क्लास के अंदर किसी भी अगर कहीं रिस्क एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है, तो वो उसको डाइवर्सिफाई कर सकता है कि वो रिटेल में चला जाए, वो होटल में चला जाए, वो ऑफिसेज में चला जाए. तो आई थिंक these are the areas that we feel will allow the opportunity to investors to diversify, and we'll see variety of REITs coming to PSX since we understand that investors' confidence is there. So I think it's a much mature market as opposed to tokenization at the moment. But we feel because of that level of maturity, because at that level of regulation, investors are more protected at any point in time as opposed to कि अगर वो conventional real estate investment करें or any other investment in Pakistan. So yes, I feel the future is very bright for REITs and also listing on PSX as well. PSX की liquidity, it's almost, you can see the liquidity levels that are there, the amount of volumes that are being traded. So I think yes, there are a lot of REITs that we'll see inshallah coming ahead, and the interest is also very strong. So we'll see the variety of REITs coming to the Pakistan Stock Exchange. Right. Yes. Mr. Mohammed Itani, I will ask. Ijaz साहब का. Sure, sir. सर एक चीज़ सबमिट करना चाह रहा हूँ. जी. मुझे क्या लग रहा है कि पाकिस्तान में लोगों को हम बार बार बोलते हैं कि ट्रस्ट नहीं है, जी. और उनको एविडेंस चाहिए. ठीक. उसके लिए आपको चैंपियंस चाहिए. सही. रीट्स को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करने के लिए 2 चैंपियंस इकट्ठे हुए. ओके. एक कैपिटल मार्केट से आरिफ हबीब जी. और डेवलपमेंट से डॉलमेन. ओके. ये 2 रीट को ला पाए. ठीक. आपको चैंपियंस चाहिए. जी. ये जो प्रॉपटेक वाले हैं, अगर आतिफ आरफीन यहाँ हों, उनको टारगेट करना चाहिए जी. कि हर कन्वेंशन में कम से कम एक चैंपियन को आइडेंटिफाई करें. राइट. इस वक्त इस कमरे में 2 चैंपियंस बैठे हैं. जी. एक अल्ताफ भाई जी. और एक अब्दुल करीम आडिया. जी. ये लोग रियल एस्टेट का गोल्ड स्टैंडर्ड है, राइट. यानी सुपर काम करते हैं, बट रीड नहीं कर रहे हैं. जी. इनको एक रीड लानी चाहिए. ठीक. 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 बस इस साल अगर अल्ताफ भाई एक रीड कमिट कर दे, जी. अगले साल आप देखेंगे कि 1 से 2 11 होते हैं, 2 नहीं होते, वो 11 होते हैं. एक्सीलेंट. तो वो इंशाल्लाह ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा. जी. हम लोग जो अभी जो मैं देखता हूँ वो डेवलपर जो हैं वो वीकर डेवलपर्स होते हैं, जी. जो रीट में ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं. ठीक. जैसे बैंकिंग में जिसको पैसे नहीं चाहिए बैंक उसी को लोन देगा. जी. 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 ये रियल एस्टेट में भी ऐसा ही है. सही. जिस डेवलपर को पैसे नहीं चाहिए लोग उसका माल खरीदते हैं ठीक. कि ये बना देंगे प्रोजेक्ट. तो इस तरह की जो गोल्ड स्टैंडर्ड वाले लोग हैं सही. ये आए, अभी तक नहीं आए हैं. अभी
لاہور میں یہ پروسیس زیادہ ہو گیا, لاہور میں لوگ کام کر رہے ہیں, جی ٹھیک کراچی میں لوگ باتیں کر رہے ہیں ٹھیک. اور نیگیٹو باتیں کر رہے ہیں. ٹھیک. تو یہ میں الطاف بھائی سے اور عبد الکریم ہاڈیہ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ 2026 میں اپنا ایک پروجیکٹ ریٹ میں کر دیں, کوئی نقصان نہیں ہوگا, گین ہی گین ہوگا, لیکن ایگزامپل سیٹ ہو جائے گی. تھینک یو. Muhammad Itani, I will ask you about REIT and tokenization. If any project, real estate project coming in Riyadh, Jeddah or Medina. Now in these days we are lot of voice about investment in Medina. How you describe about these investments, and is any project on REIT coming in Medina, Riyadh or Jeddah? REIT is popular in Saudi. Okay. So I think there are a couple of developers who are preparing some REITs at the moment. But Medina is a city that is now starting to attract investors. Okay. So it is still early to see any development or REIT or tokenized assets that is being placed on them there. Right. Riyadh is always the center of attention when it comes to REITs. It's easier to do it there, and it's a city that is booming. Medina, Mecca, we're waiting for the foreign ownership law to come out. Okay. To see if there will be 100% full ownership or 99-year lease. So we're seeing what type of projects, because they will be based on projects. Right. And I think that the structure of a fund is much more familiar for Saudi than, for example, tokenizations or doing REIT on mixed-use developments, because I think the first REITs that was done on a hotel, and then some malls also were being performed. So I think that by the mid of 2026 we'll be able to see how the real estate will evolve when it comes to the financial instruments that will be used to finance these projects and attract investors. Right. Sir, Ijaz bhai, ٹوکنائزیشن کے حوالے سے جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں فریکشنل انویسٹمنٹ ہے بیسیکلی, اسی طرح سے آپ نے آپ کے جو ریٹ کے پروجیکٹ ہیں وہاں پہ ایک انٹروڈیوس کروائی پروڈکٹ پراپرٹی شیئر کے نام سے. پراپرٹی شیئر کو تھوڑا ایکسپلین کریں گے, پراپرٹی شیئر کیا ہے, اور آپ کا یہ پروڈکٹ بہت یونیک ہے اور پاکستان میں یہاں پہ آپ کے پروجیکٹ میں یہ انٹروڈیوس ہوا ہے, تو تھوڑا پبلک کے لیے کہ پراپرٹی شیئر کیا چیز ہے. سر, property share is almost equal to the concept of REIT. اوکے. کہ partial ownership ہے. ٹھیک 1200 اسکوائر فیٹ کا اپارٹمنٹ ایک آدمی نہیں خرید سکتا ہے, ٹھیک تو وہ 100 اسکوائر فیٹ خرید لے. صحیح. تو وہ جو 100 اسکوائر فیٹ ہیں اس کو ہم نے اندر دا کانٹریکٹ لا Okay. انفورسیبل کانٹریکٹ کی شکل دے دی. ٹھیک. اور اس کا جو پروسیس ہے بکنگ کا, انسٹالمنٹس پے کرنے کا, اس سے ایگزٹ کا, وہ ایگزیکٹلی وہی ہے جو پورے اپارٹمنٹ کی اونرشپ میں ہوتا ہے. صحیح. آئیڈینٹیکل پروسیس ہے. ٹھیک. اس کا وہی بک کیپنگ ہے, وہی اس کی اکاؤنٹنسی ہے, سب وہ چیز وہی چل رہی ہے. ٹھیک. صرف یہ ہے کہ جو لوگ پورا اپارٹمنٹ نہیں خرید سکتے وہ اس کا فریکشن خرید لیں ٹھیک. تاکہ وہ ایکیومولیٹ کر سکیں اوور ٹائم. اوکے. یعنی جو چیلنج ہے نا کہ میرے پاس آج 1 کروڑ نہیں ہے, میرے پاس 10 لاکھ ہیں, ٹھیک. تو میں آج 10 لاکھ کا خرید لوں, پھر میں دوبارہ خرید لوں. تو ایکیومولیٹ کرنے کا ایک پروسیس جو ہے صحیح. وہ اس میں ڈالا ہے. صحیح. اور یہ مجھے لگ رہا ہے کہ لوگ اس کو اچھے سے اپریشیٹ کر رہے ہیں. آپ کو ریسپانس مل بہت رہا ہے. اچھا response مل رہا ہے. صحیح. اور یہی پراپرٹی جب آپ کی رینٹل جنریٹ کرے گی تو جن لوگوں نے پراپرٹی شیئر خریدے ہوں گے ان کو وہی رینٹ ان کو ڈسٹریبیوٹ. پرو ریٹ بیسس پہ رینٹ مل جائے گا. ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ. سر احسن بھائی, آپ ٹوکنائزیشن اور ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے جس طرح سے ہماری بات ہو رہی ہے, ریٹ میں جب لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو ٹیکس آئیڈینٹیفائی ہے, ڈیفائن ہے, ٹیکس جن لوگوں کو ڈیویڈنڈ ملے گا وہ اتنا ٹیکس پے کریں گے اور یہ ٹیکس کا اسٹرکچر ہوگا. ٹوکنائزیشن میں ابھی کلیئر نہیں ہے, آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں ٹیکس کے حوالے سے؟ جہاں پہ گورنمنٹ کی بات آ جاتی ہے نا وہاں پہ کوئی کامنٹ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. پالیسیز جو ہیں وہ تو وہی بنا رہے ہوتے ہیں, ہم تو صرف اپنی وش لسٹ رکھ سکتے ہیں ان کے سامنے کہ بھائی کاش ایسا ہونا چاہیے, بٹ کاش پہ تو دنیا نہیں چلتی. The world works on how things are. So I think we need to learn from. So Pakistan has been generally a follower in its policy making. Generally, we look at the region, what's happening in the region. More so, I think
we always usually give example of Middle East, Okay. but actually if we see, Pakistan follows more what happens in India. So our policies are not followed by what is happening in the Middle East. Okay. That's at least my observation, is not that we're not as progressive as Middle East is. And we're not as complex. Middle East is not as complex as we are. So I think the regulators, I was talking to someone over here who is half foreigner, and she was telling me that how her having foreigner looks is easier to open doors when she walks into government organizations. So Pakistan mein ye regulations jo hain, I think it's always, I was speaking to someone else at another technology forum, and he said that we were devising a strategy and formula for government policy paper, and we went to Gurgaon और नोएडा का हमने जो है वो पूरा पेपर देखा कि वहाँ पे किस तरीके से स्ट्रक्चर हुआ हुआ है, and we followed it over here, and a lot of other things as well. So we go to energy policies, we go to different policies. So I think Pakistan mein, I have stopped commenting on the government's part, because they only do what is already proven somewhere else, and they say, okay, it's easier to copy paste it, rather than being proactive and saying, okay, we are willing to take risk, and let's open up the market and let people engage and let the commercial activity grow. Because see, the government is still not clear in Pakistan that their responsibility is to facilitate the public. Grow the white economy, GDP needs to grow, and that can only grow when you are going to lesser the burden of taxation on general public, as well as the larger players, but more so on the general public. Right. So once you open up the economy, let people invest, regulate sensibly the black sheeps, and not because of 2 black sheeps discourage 10 good players as well. Okay. Okay. So if the government clearly understands what their role is, lesser the burden, let the larger people contribute into the economy, let the numbers volume game come into the picture, rather than squeezing out Okay. a very limited people who are already playing, and discouraging others not to participate locally and go out and invest internationally. I think if government can understand that, which is not rocket science, I think a lot of things in Pakistan are happened by design. As they say, there is a method to madness, and I feel that Pakistan adopts that method to madness due to some agendas that get served. Otherwise, with all the technology and with all the education and with all the information that we have at our disposal, I was hearing someone that Korean people come and thank Pakistan for writing their economic plan 50 years, 60 years back. We can still do it. Okay. Who's going to take that initiative is probably $1 billion question. I wish that it happens. I have stopped hoping, but I still wish that it happens. इंशाल्लाह। सर मुसफ साहब, आप क्योंकि बैंक के साथ भी काम करते हैं, बैंक के हवाले से, और फिर रीट पे भी काम कर रहे हैं, उसी हवाले से मेरा एक क्वेश्चन होगा कि अभी कुछ ऐसे जैसे जैज़ कैश है, इजी पैसा है, उन्होंने कंज्यूमर के लिए इन्वेस्टमेंट्स बहुत इजी कर दी हैं। अगर आप उनकी ऐप पे जाते हैं तो आपको बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन, अभी वो MOUs मुख्तलिफ कंपनीज के साथ कर रहे हैं, बड़े इजी हो जाता है इन्वेस्टमेंट करना। क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके जैसे बैंक्स हैं वो भी कोई ऐसी ऐप्स में रीट में इन्वेस्टमेंट, टोकनाइजेशन में इन्वेस्टमेंट्स ऑफर करेंगे अपने क्लाइंट को कि उनके लिए इन्वेस्टमेंट इजी हो जाएगी? क्योंकि हम देखते हैं KYC, बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो सेपरेट KYC होती है, जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना होता है तो ब्रोकर के थ्रू KYC सेपरेट होती है। ठीक, ये एक अक्सर बात की जाती है कि स्टॉक मार्केट में इस वक्त 4 लाख के करीब इन्वेस्टर हैं, और उसकी रीज़न ये है कि KYC टाइम लेती है एक्टिव होने में।
اب اگر ایک بندے کا KYC بینک میں ہو گیا ہے تو بینک کی ایپ پہ اگر اسے آپشن اویلیبل ہے ریٹ میں انویسٹمنٹ کرنے کا تو وہ اسٹیپ ایک بائی پاس ہو جاتا ہے اور ایزی ہو جائے گا انویسٹمنٹ کرنا. آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیں یہ کانسیپٹ آلریڈی ان پلیس ہے دنیا میں. اگر آپ UK کے اندر دیکھیں سو UK ہیز اے کانسیپٹ کالڈ اوپن فائنانس. Now what open finance does is it has got all of your clients' data, and in case if they want to open up a brokerage platform or they want to open up another platform, they can easily do that because unka KYC jab tak hota nahi hai bank ke through, they cannot become part of the system. So for you to become part of the system, you need to have all of your data already available, right? Now open finance کے ساتھ ہوتا فائدہ یہی ہے کہ آپ ہر ڈفرینٹ پلیٹفارم کے اندر انویسٹ کر سکتے ہیں وداؤٹ گیٹنگ انٹو all of that details جو KYC اور AML کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں at every point of investment. پاکستان کے لیے ڈیفینیٹلی اوپن فائنانس اپیرنٹلی ریمینس اے نیو کانسیپٹ. دیر آر سم ورک دیٹ از ہیپننگ. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیکھیں کوئی بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہوگا, ہم لوگ ان بینکڈ جو ہے وہ کافی ہماری میجورٹی جو ہے پاپولیشن از ان بینکڈ, رائٹ. سو وی نیڈ ٹو میک دیم بیکم پارٹ آف دا فائنینشیل سسٹم, اینڈ فار دیٹ وی نیڈ ٹو پرووائڈ دیم ایز آف ایکسیس of any products, not just tokens, not just REITs, but stock markets, banking, har cheez, credit cards ki accessibility, we need to provide that. So I think policy side pe again main Ehsan sahab ke sath hu. I wouldn't want to comment in detail on that because at the end of the day government would copy it whatever is happening around the world. Use case definitely proof of concept hamare paas hai duniya ke andar which can be utilized. So I think in Pakistan if that is something that can happen, obviously it will provide a lot of ease to the investors and to the mass population in that may say. Yeah. Right. Thank you so much, sir. Thank you. Mr. Mohammed, as you are representing KW, Keller Williams as well. Keller Williams is world top brokerage company in USA and all over the world. How you are changing your business model toward REIT and tokenization, and how you are looking forward to these models as a brokerage house? I think that our role would be to first educate the stakeholders and of the importance of tokenizations and REITs. And it first starts with the developers, convincing the developers why they need to place part of their projects or their projects to tokenize them, and also to educate I think we have a role in educating the regulators, telling them that and I think in Saudi whatever they do they compare with other countries how it's being done, and they try to localize it and see how best it fits the culture and the country their country. And also the small investors, by educating them that as the gentleman said, how safe REIT is, so we have a role in playing in this. I think digitalization, it's part of the whole PropTech industry, the digitalization process of real estate, and now moving into the financial part of it. So this is the role that we are anticipating to play, and we're starting to do this by educating small and the medium and big developers at that moment. Okay, so these brokerage companies like KW, they will also be promoter of tokenization, and they will introduce some models on tokenization. Yeah, exactly. This is because as part of the consultancy that we do, excellent. Because it's another way to sell their project. So developers are looking to exits. Right. Small investors are looking to invest, right, and make money. Right. And by educating both parties and bringing them together, I think this is how it's one way to sell a project. Okay, excellent. इजाज़ भाई, मेरा लास्ट क्वेश्चन लास्ट फेज पे हम जा रहे हैं पैनल डिस्कशन के. नेक्स्ट 5 ईयर पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट को किस साइड पे देखते हैं? नेक्स्ट 5 ईयर आपके सामने हैं चेंजेस जो अभी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं. नेक्स्ट 5 ईयर कहाँ देखते हैं? सर वो कहते हैं कि फोरकास्ट करना जो है बहुत डेंजरस बिजनेस है, स्पेशली अबाउट द फ्यूचर. पाकिस्तान में गुज़िश्ता 5 बरस में क्या हुआ है ये भी पता नहीं है,
आई मीन बिजनेसमैन बैठे हैं, उनके लिए अभी भी किसी दिन नोटिस निकल के आ जाएगा कि आपने 3 साल पहले ये ट्रांजैक्शन की थी, ये तो यूँ नहीं हुई थी, इसको ऐसा होना चाहिए था. मुझे तो अपना पिछला 3 साल भी या 5 साल भी डॉक्यूमेंट करना मुश्किल है. ठीक. अब फोरकास्ट जो आप बताएंगे वो ये है कि हम लोग बिल्कुल ज़मीन पे हैं, ओके. यानी चीज़ें यहाँ से इम्प्रूव ही हो सकती हैं. ओके. यहाँ से ख़राब करने के लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक। वो हम नहीं करते हैं. ठीक. तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से चीज़ें ख़राब होंगी, ये अच्छी ही होनी है. सही. और जो बहुत होप लगती है ना मुझे, वो हमारी यूथ है. ओके. हमारे बच्चे, मैं जिस फैमिली से मिलता हूँ, उनकी जो यंग जनरेशन है वो अपने बड़ों से बेहतर है. माशाल्लाह. वो स्मार्ट हैं, मेच्योर हैं, एम्बिशियस हैं. जबरदस्त. उनको जगह चाहिए खेलने की. सही. आप उनको रूम दें और वो डिलीवर करते हैं. तो सही. मुझे तो लग रहा है कि यानी मल्टीपल्स में सोचना चाहिए. ओके. ये परसेंटेज टर्म्स की बातें नहीं है. सही. तो मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत सही. अच्छा. सही. एहसन भाई, सेम क्वेश्चन, नेक्स्ट 5 ईयर आप कहाँ देखते हैं? सो साइकिल्स होती हैं, जी. तो फॉरकास्ट जो है वो हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर मैं अगर देखूं तो आई सी दैट द नेक्स्ट 5 years वी विल सी एन अपसर्ज ओके. in things, and we are particularly talking about real estate. ठीक. So I think there is a cycle due now that we're going to see in the next somewhere in the next 5 years. राइट. Population हमारे पास, we have the population, we have the numbers. छोटी सी भी चीज़ें हमारे यहाँ पॉजिटिव होती हैं तो सर्ज आना जो है वो शुरू हो जाता है. सही. So I do see lot of talks happening around us. Every day or every week or every month we read newspapers that this foreign investors are coming, we are going somewhere, we are signing MOUs. So I think पाकिस्तान ने कुछ ग्रैब करा है, नहीं करा है. एक चीज़ ज़रूर ग्रैब कर ली है, जो एक प्रोवर्ब है कि फेक इट टिल यू मेक इट. तो हम फेक तो बड़ा अच्छा करना शुरू हो गए हैं. सही. आई होप वील मेक इट एज वेल. इंशाल्लाह. इंशाल्लाह. सर मुझसे सब सेम, नेक्स्ट 5 ईयर में आप क्योंकि डायरेक्टली अभी रियल एस्टेट के साथ भी काम कर रहे हैं, तो कहाँ देखते हैं? देखें, we I think as a country have bottomed out from the economic standpoint. So I think inshallah moving ahead, we see positive happening in the real estate market. Right. Obviously, with the population, we're the 5th largest populated country in the Yes. world. Yes. Right, and we are growing again. Exactly. So obviously, uske andar bhi when population increases, your real estate needs increases as well, and not just from the residential perspective, but also the economic activity too. So you need offices, you need hotels, you need warehousing, your agri side, you need food security, and apparently with the Pakistan Virtual Asset Regulatory Authority coming in and the digitalization of ID and the requirement of digitalization in Pakistan, data centers have come out to be a much more lucrative asset class as well. So from real estate perspective, we feel, and I think we are fairly positive that whatever may come will be again taking us to a newer heights. ओके. थैंक यू सो मच. Thank you so much. बहुत शुक्रिया. हमने जिस तरह से डिस्कशन की रीट और टोकनाइजेशन के हवाले से, और कोशिश की हम इस टॉपिक को कवर करें, हमारे पैनलिस्ट जिस तरह से इन्होंने पार्टिसिपेट किया. अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप एजाज भाई, इन्होंने बहुत अच्छी एक बात की जिसे मैं थोड़ा चाहता हूँ ज़्यादा डिटेल किया जाए. रीट्स एक तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए है, बट अल्टीमेट मेरे नज़दीक टारगेट इसका इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होता है, क्योंकि जिसके लिए फ़ायदा है वो बिज़नेस के लिए तो अपनी जगह है. तो मुझसे किसी ने पूछा कि अभी ये रीट्स क्या है, अब आप तो कह देंगे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, फिर भी उसे समझ नहीं आएगा. मैंने उसे कहा कि मैंने कहा तुम घर बनाना चाहते हो? कहना हाँ. मैंने कहा आज तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? एक कमरे के पैसे हैं? कहना हाँ. तो मैंने कहा अगर 5 साल बाद घर बनाओगे वो एक कमरे के पैसे भी एक कमरा नहीं बना पाएंगे. लेकिन अगर तुम रीट ले लोगे तो वो तुम्हारी सेविंग जो है वो रियल एस्टेट इन्फ्लेशन इरोजन से बच जाएगी. तो उससे समझ आई कि हाँ ये घर जो है मेरा, एक कमरा जो है वो 5 साल बाद इस पैसे से इंटेक्ट. तो मैं समझता हूँ कि जो जिस चीज़ की ज़रूरत है रीट्स मार्केट के लिए, उसमें हम इस तरह के सेमिनार्स करें जहाँ पे कॉमन मैन की अंडरस्टैंडिंग आए कि रीट क्या है. देखें, सबसे पहला रीट आया था डॉलमन, ओवर सब्सक्राइब हुआ था, और उसके बाद अब वी आर ग्रेटफुल. लेकिन पंजाब में आप जाइए, गौहर एजाज साहब, पाकिस्तान हाउसिंग फाइनेंस कंपनी कई रीट्स फ्लोट कर चुकी है.
हम कराची को फाइनेंशियल सेक्टर का हब समझते थे, वी आर वे बिहाइंड। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि कोई ऐसे सेमिनार आप करें, एक से ज़्यादा करें, जो रीट इशूअर्स हैं वो करें, कि कॉमन मैन को बताया जाए कि आप अपने पैसे को रियल एस्टेट की इन्फ्लेशनरी इरोजन से कैसे बच सकते हैं, ताकि 2 साल बाद जब आप करने लगे तो आपका पैसा वो काम तो कम से कम कर ले ना, जो आपने टारगेट किया हुआ है, एक कमरा बनाना है या जो भी। आई सजेस्ट कि अगर आरिफ हबीब ग्रुप, क्योंकि माशाल्लाह बहुत एक्टिव हैं इन चीज़ों में, कई चीज़ों में, और जो इवन डॉलमेन में भी यू आर द पेपर इन्वॉल्व, डॉलमेन का रीड जब आया था, एम आई राइट? डॉलमेन का भी जब रीड आया था तो आप लोग इन्वॉल्व। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर ऐसे टाइप का कोई ज़रा मोर अवेयरनेस सेमिनार्स करें कि कॉमन मैन को पता लगे कि रीट मेरे लिए क्या है, जो असल में मेरे नज़दीक रीट है ही कॉमन मैन के लिए। इजाज भाई, आप इस पे कमेंट देना चाहेंगे रिजवी साहब पे? थैंक यू जैगम साहब। और जैगम साहब ने भी यानी एक बड़ा टाइम स्पेंड किया है हाउसिंग की डेवलपमेंट पे और उस पे, और इतना नॉलेजेबल हैं कि इनकी वजह से हम थोड़े काहिल हो गए हैं कि बजाय कि हम रिसर्च करें, हम इनको चाय पे बुला लेते हैं और इनसे सब सीख लेते हैं जितना इन्होंने स्टडी किया होता है। और ये बात बिल्कुल सही है कि ज़्यादा करने की ज़रूरत है अवेयरनेस के हवाले से। थैंक यू सो मच। नईम भाई? अस्सलाम वालेकुम जी, नईम खरानी। मैं एक स्टूडेंट हूँ रीट, रियल एस्टेट टोकन्स, रियल एस्टेट फ्रैक्शनलाइजेशन और को ओनरशिप। तो जिस तरह एजाज साहब ने कहा कि चैम्पियंस की ज़रूरत होती है, तो एक चैम्पियन फाइनेंशियल सेक्टर से, कैपिटल मार्केट से आरिफ हबीब और डॉलमेन, तो 2015 से 2025 10 साल में आप देखें ये जो सफ़र है वो अब ट्रैक्शन पे आया है रीट का। रीट का आप गवर्नेंस मॉडल देखें कि एक ट्रस्ट है, प्रॉपर्टी भी ट्रस्ट के पास है, ठीक है, और जो फाइनेंस रेज होते हैं वो भी ट्रस्ट के पास हैं, जो पेमेंट्स आनी है वो भी ट्रस्ट के पास जानी है। उसका एक पूरा फ्रेमवर्क है, रेगुलेशंस हैं, रेग्स बनी हुई हैं, और ये सिस्टम मेच्योरिटी पे आके अब ट्रैक्शन पे आ गया है। तो इस साल आपको नज़र आएगा कि कितनी रीट्स हो गई हैं। और जो अभी जैगम साहब ने कहा लेक सिटी और गौहर साहब का, पीछे आरिफ हबीब ग्रुप ही है जिसकी रूडा की सबसे बड़ी पाकिस्तान की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की रीट है, और उसके बाद जो गौहर साहब की जो रीट्स हैं उसके साथ ही एसोसिएटेड हैं। तो ये जो 2 चैम्पियंस ने अपना सफ़र शुरू किया है, वो अब जो दूसरा सफ़र कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी शेयर की शक्ल में, वो पाकिस्तान का अपना प्रोडक्ट है, और पाकिस्तान के जो इन्वायरमेंट है उसमें वो सपोर्ट करता है कि उस तरह की फ्रैक्शनलाइजेशन में 100 शेयर्स ले लिए, 100 स्क्वायर फीट का एक फ्रैक्शन ले लिया जाए। टोकनाइजेशन जो है, मेरा ताल्लुक आरिफ हबीब डॉलमेन रीट के बोर्ड से है और डिजी स्टेट से है। डिजी स्टेट का सफ़र भी हमने आरिफ साहब से ही शुरू किया और आरिफ साहब के सपोर्ट से ही शुरू किया, नसीम बेग साहब का सपोर्ट, एजाज साहब का सपोर्ट। और पाकिस्तान का पहला रियल एस्टेट फ्रैक्शनलाइजेशन या टोकनाइजेशन का सैंड बॉक्स में टेस्टिंग भी आरिफ हबीब सेंटर से ही शुरू हुआ है, और अभी भी हैंड होल्डिंग वहीं से है। उसका मकसद जो है वो प्रोडक्ट की डेवलपमेंट है। जिस तरह एजाज ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि इस तरह के प्रोडक्ट्स को बनने में काफ़ी टाइम लगता है। इसका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होगा। अभी तो हम सैंड बॉक्स टेस्टिंग में है डिजी स्टेट में, उसके बाद सैंड बॉक्स टेस्टिंग के बाद इसके रैक्स बनने, रेगुलेशंस बनने। रीट के रेगुलेशंस जो बने हुए, हम कोशिश कर रहे हैं कि टोकनाइजेशन के लिए पाकिस्तान जो है वो रीट के रेगुलेशंस के फ्रेमवर्क को ले। अब देखें टोकन्स में तो बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं अभी, कि भाई टोकन्स की सेकेंडरी ट्रेडिंग, सेकेंडरी मार्केट कहाँ से क्रिएट होगी, कौन से रेगुलेशंस होंगे, टैक्स किस तरह से होगा, सेकेंडरी मार्केट के लिए जो ब्लॉकचेन बेस्ड प्लेटफॉर्म होगा उसकी लाइसेंसिंग कौन कर रहा होगा। रीट तो एससीसीपी के अंडर है, पीवारा जो है उसका क्या स्कोप होगा, तो अभी थोड़ा टाइम बाकी है टोकनाइजेशन को होने में। आई हैड ए मीटिंग विद अमीरा संजवानी अबू धाबी में विद देयर टोकनाइजेशन मैनेजर। उन्होंने भी मसला हल नहीं किया। अभी वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम है कि सेकेंडरी मार्केट क्रिएट होगी, सेकेंडरी मार्केट कहाँ चलेगी, कैसे चलेगी। वहाँ भी वारा के रेगुलेशंस हैं, वहाँ भी एडीजीएम के रेगुलेशंस हैं, तो अभी ये इवॉल्विंग फेज है, देर लगेगी। इस वक्त जो पाकिस्तान की मार्केट है वो रीट्स की है, और अभी ताई साहब ने जिस तरह रिक्वेस्ट की ना, इन्होंने एजाज साहब ने, इन्होंने मुझे कान में कहा है कि इंशाल्लाह 2026 में जो है वो इस पे आगे बढ़ेंगे। और बाकी जो दोस्त हैं, इन लोगों का आने का, ये चैम्पियंस हैं, इनको आना चाहिए। और अभी हम वी आर रीट रेडी,
पाकिस्तान इज़ रीट रेडी, और पाकिस्तान में रीट रेडी में जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अभी तक काम कर चुके हैं, अब फोर फ्रंट पे जो लोग हैं इनको आना है. टोकन्स में थोड़ा सा टाइम अभी बाकी है. अभी पीवारा जो है वो अपने 3 लाइसेंसेस दिए इन्होंने, 1 बिलियन का एक बाइनेंस को दिया, एक HTX को दिया है, वो एक्सचेंज लाइसेंस के लिए दिया है. एक लाइसेंस इन्होंने 2 बिलियन के 2 MOUs किए हैं विद बाइनेंस एंड HTX, वो सोवरेन डेट की टोकनाइजेशन के हैं. और वी अप्रोच्ड विद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड प्राइवेटाइजेशन कमीशन कि हमारे और जो एसेट्स हैं, जो SOE के एसेट्स हैं प्राइवेटाइजेशन में, उसकी भी टोकनाइजेशन होनी चाहिए. बट इट विल टेक टाइम, उसको थोड़ा कंसिडरेबल टाइम लगेगा. तो मेरा ख्याल है वी आर रीट रेडी, और रीट पे काम करना चाहिए इंडस्ट्री को, और इंडस्ट्री के बड़े प्लेयर्स उसमें आएँ और उसको आगे बढ़ें. क्वेश्चन करना चाहेंगे पैनलिस्ट से? जी, मेरा क्वेश्चन होगा JS के साथ, मुसब के साथ, कि आपकी भी पाइपलाइन में अच्छी खासी रीट्स हैं, कब IPO कब देख रहे हैं उसका? थैंक यू, थैंक यू. जी इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे हमारी काफ़ी रीड्स जो हैं वो आएंगी लिस्टिंग की तरफ. हमारी कुछ रीड्स हैं जो ऑलरेडी इन द पाइपलाइन हैं, जो अप्रूवल के लिए गई हुई हैं SECP के, और कुछ जो हैं वो ऑब्वियसली हमारी लिस्टिंग के लिए प्रिपरेशन के अंदर हैं. तो इंशाल्लाह 2026 के अंदर, इसी साल, आप देखेंगे कि इंशाल्लाह हमारी 2-3 रीड्स जो हैं वो लिस्टिंग की तरफ आएंगी. इंशाल्लाह, इंशाल्लाह. क्वेश्चन करना है? आतिफ साहब, आतिफ साहब, आतिफ भाई, माइक. इजाज़त भाई, मुझे आपसे बात करने का मौका नहीं दिया जा रहा, माइक भी साथ नहीं दे रहा. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल करीम आडिया है एंड आई एम द CEO ऑफ ओलंपिक ग्रुप. इजाज़त भाई, मेरे ख्याल में जो आपने हमें सजेशन दिया है उसमें हम डर जाते हैं. हमारे साथ जो हमारी फैमिली बिजनेस में जो डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के, आप इस चीज़ को समझते हैं कि वो हमें या तो डरा देते हैं या डीमोटिवेट कर लेते हैं, या फिर ये कहते हैं, या हमें ये फीलिंग होती है कि हमारे से जो अपना पावर है टू डू बिजनेस, टू रन द शो बाय आवरसेल्व्स, वो हमारे से लूज हो जाएगा रीट में आने के बाद. बट हमें ये लगता है कि ये होगा, बट उसके कोई साइड इफेक्ट्स अच्छे भी हैं जो कि बिजनेस को ऑन अ कॉर्पोरेट लेवल प्रमोट भी करेगा. तो आई वुड सजेस्ट कि आप 4-4, 5-5 लोगों के ग्रुप्स पे अगर आप बुला के अपने ही ऑफिस में बिठा के और हमें अगर थोड़ा सा समझाएं, थोड़ा सेशन दें, जैसे कि आप सर को बुलाते हैं और बुला के आप उनसे सारा समझ लेते हैं, उस तरह अगर आप हमें भी उनकी नॉलेज ट्रांसफ़र करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा. ये मेरी सजेशन थी. जी मैंने नोट किया, थैंक यू. इंशाल्लाह हम जल्दी रखते हैं. बहुत शुक्रिया. बहुत बहुत शुक्रिया सर. कंप्लीट करते हैं हम पैनल डिस्कशन को, और बहुत अच्छी डिस्कशन रही. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर.